हमारा माइक्रोवेव में टॉपिक अब स्टार्ट होता है वेव गाइड जंक्शंस। वेव गाइड जंक्शंस में हमें देखना है कि ये वेव गाइड के जंक्शन कैसे होते हैं, मतलब कि अगर हम वेव गाइड को कोई डिफरेंट तरीक़ों से जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे जोड़ा तो क्या होगा, अगर मैं इसको कुछ और तरीके से जोड़ूंगा तो क्या होगा, सोर्स कहाँ लगाऊंगा तो क्या होगा, वो हम अभी देखते हैं आगे। तो ये पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इसमें पढ़ना होता है, एस पैरामीटर। एस पैरामीटर को हमें इन डेप्थ पढ़ना है। इसका ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक वीडियो होगा स्टार्ट का, तो क्योंकि इसी बेसिक और प्रॉपर्टीज से हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोवेव जंक्शन क्या होता है। एक माइक्रोवेव जंक्शन और पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट्स विच आर यूज फॉर कंबाइन। इससे हम या तो कंबाइन कर सकते हैं सिग्नल को या तो स्प्लिट कर सकते हैं सिग्नल को। अब यहाँ पे लिखा है मैंने एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एक जंक्शन कंसिडर किया है, ये जंक्शन हमारा बनेगा स्प्लिटिंग जंक्शन। कैसे बन रहा है स्प्लिटिंग जंक्शन, हम लोगों ने सोर्स जो है, ये मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये सोर्स लगाया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से इनपुट सिग्नल निकली यहाँ, ये स्प्लिट हो गई, एक गई यहाँ और एक गई यहाँ, तो ये बन गया स्प्लिटिंग जंक्शन। ये बेसिक है। ठीक, अब अगर मुझे कंबाइनिंग जंक्शन देखना है, मैं क्या करूँगा, मैं सोर्स अब लगाऊंगा इस पोर्ट पे भी और इस पोर्ट पे भी। यहाँ से कुछ इनपुट आएगा, यहाँ से कुछ इनपुट आएगा, ये इनपुट कंबाइन होकर यहाँ चला जाएगा। तो अब जो ये इनपुट है, ये यहाँ पे कैसे ऐड, या तो ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड होंगे या तो ये डिस्ट्रक्टिवली ऐड होंगे। अगर आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, इन फेज है तो कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा। और जो ये एडिशन होता है ये वेक्टर लॉज को फॉलो करके होता है। तो यहाँ पे यही लिखे है। अब हम ये देख रहे हैं, अब हमें देखो, अब हम जब नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं, हमने नेटवर्क एनालिसिस में देखा है हमारे पास जेड पैरामीटर होते हैं, वाई पैरामीटर होते हैं, ABCD पैरामीटर होते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर होते हैं, एच पैरामीटर होते हैं। तो ये हमने देखा था, वहाँ पे हम इन पैरामीटर से तो सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम क्यों नहीं इन पैरामीटर से सॉल्व करें, यहाँ पे क्यों हमें एस पैरामीटर पे जाने की मजबूरी पड़ी। इसीलिए पड़ी क्योंकि जब हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं हमारे पास, हाँ वो मैं अभी आगे बोलता हूँ। यहाँ पे ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ पे हम ये वाले यूज़ करते हैं, मगर जब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आती है ना, वहाँ ये वाली चीज़ें फेल हो जाती है। ठीक है, ये वाले पैरामीटर फेल हो जाए, ये हम देखेंगे अभी आगे क्यों। इसीलिए हम वहाँ पे एस पैरामीटर को पढ़ते हैं। एस पैरामीटर को पूरा नाम है स्कैटरिंग पैरामीटर। ठीक है, अब ये एस पैरामीटर क्या होते हैं, जो ये एस पैरामीटर होते हैं ये रिलेट करते हैं एक इंसिडेंट वेव को और एक रिफ्लेक्टेड वेव को। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास एक ये नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क। ब्लू से मैं दिखाऊंगा, ये इसको पोर्ट को A1 ये इंसिडेंट है, इसको ये A2 इंसिडेंट है इस साइड से। रेड से मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ B1 रिफ्लेक्टेड है, यहाँ B2 रिफ्लेक्टेड है। जो ये एस पैरामीटर है, ये इस जो है ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किया इंसिडेंट वेव्स, इनको रिलेट करता है रेड से मार्क की हुई रिफ्लेक्टेड वेव्स से। मतलब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स को आपस में रिलेशनशिप लाता है थ्रू अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो रिलेशन ऐसा आता है, जो बी होता है मतलब रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स जो होती है वो होती है एस टाइम्स इंसिडेंट मैट्रिक्स, और ये एस क्या होता है, ये एस मैट्रिक्स होती है, मतलब स्कैटरिंग पैरामीटर होते हैं। तो अब बी क्या है, B1 और B2 इज इक्वल टू एस क्या है, S11 S12 S21 S22, और ए क्या है इंसिडेंट वाला। तो ये अब अगर इसको मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे S11 दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो S11 इंटू A1 दिस प्लस S12 इंटू A2। अगर अब मुझे इसका करना है, दिस रो इंटू दिस कॉलम S21 इंटू A1 प्लस S22 इंटू A2। तो ये मैंने यहाँ पे ये किया है। अब अगर मुझे S11 का वैल्यू चाहिए, S11 का वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर मैं यह इतना ही को कंसिडर करो, यहाँ से क्या आएगा B1 अगर मैं डिवाइड करूँगा A1 से, वहाँ आएगा S11। ठीक, मगर ये टर्म बची ना। अब इस टर्म को हटाने के लिए अगर मैं A2 को 0 करूँगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो मुझे S11 मिलेगा B1/A1 एट कंडीशन A2 इज इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली ये बाकी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से कंक्लूजन है कि जो एस पैरामीटर होता है, B1 क्या है रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और A1 क्या है इंसिडेंट कंपोनेंट। तो जो एस पैरामीटर होता है वो होता है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ इंसिडेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये याद रखना है। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स को हम यूजुअली, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोर्ट 1 का रिफ्लेक्शन चाहिए, मैं लिखता हूँ उसको V1 माइनस। अगर मुझे पोर्ट 1 का इंसिडेंट चाहिए, मैं लिखूँगा V1 प्लस। अभी हम फिलहाल A1 B1 यूज़ कर रहे हैं, बुक्स पे ऐसे भी यूज़ करके हो सकता है। ठीक है, अब हमने देखा एस पैरामीटर क्या है क्यों है। अब हम इन एस पैरामीटर को क्यों पढ़े, मजबूरी क्या आई। तो देखो
वी नो इन ऑर्डर टू फाइंड द जेड पैरा, हमारे पास और कौन कौन से पैरामीटर है, जेड है, वाई है, हाइब्रिड है और ABCD पैरामीटर होते हैं जो नेटवर्क एनालिसिस में हमने पढ़े थे। जो ये पैरामीटर होते हैं ना, इनके लिए हमें पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करना होता है या ओपन सर्किट करना होता है। फॉर एग्जांपल जो Z11 होता है ना, जेड पैरामीटर होते हैं, उसमें होता है V1 होता है Z11I1 प्लस Z12I2। ठीक है, अगर अब मुझे यहाँ से Z11 चाहिए, मैं फिर से क्या करूँगा, पहले इतना लूँगा, वो क्या आएगा V1 डिवाइडेड बाई I1। इसको कारण अब यहाँ पे ये टर्म है ना, मुझे I2 को जीरो करना है। एट द कंडीशन I2 इज इक्वल टू जीरो। करंट जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ओपन सर्किट बनाना है, करंट तभी जीरो होगी। और सिमिलरली जब हम वाई पैरामीटर में करते हैं ना, वहाँ पे हमें वोल्टेज को जीरो करना पड़ता है। जब वोल्टेज जीरो होता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड दीज पैरामीटर्स वी नीड टू ईदर ओपन सर्किट द पोर्ट और शॉर्ट सर्किट द पोर्ट। ठीक, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज पे तो हम आराम से कर रहे थे। अब जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे गए ना, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, एट हाई फ्रीक्वेंसीज कैपेसिटेंस आते हैं पिक्चर में, वायर्ड इंडक्टर्स आते हैं पिक्चर में, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ये पैरामीटर कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसीलिए कोई और पैरामीटर चाहिए, तो हम एस पैरामीटर पे जाते हैं। ठीक, एट ओपन एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो डिवाइस है वो ऑसिलेट करता है, इसीलिए डिवाइस डैमेज हो जाता है। तो ऑसिलेशन क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती है। ठीक हो गया ये रीज़न कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों दूसरा पैरामीटर जाते हैं। और जो नॉन TEM मोड्स है, मतलब जैसे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स मैग्नेटिक मोड्स, उसमें हम पॉसिबल ही नहीं है हमें वोल्टेज और करंट निकालना। तो अगर हम वोल्टेज करंट नहीं निकाल सकते हैं, तो जेड पैरामीटर क्या है, वोल्टेज बाई करंट ही है। ऐसे ही अगर हम Y11 निकालेंगे, वो आएगा I1/V1। तो वहाँ पे भी करंट बाई वोल्टेज है। हम वहाँ करंट और वोल्टेज डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं इन TE और TM मोड्स में। अगर हम वो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो हम ये पैरामीटर्स ही नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम एस पैरामीटर्स पे जाते हैं। तो एस पैरामीटर्स पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि इसमें हमें ओपन और शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स हम यहाँ पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स लेते हैं। वोल्टेज और करंट का कोई काम ही नहीं है यहाँ। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है एस पैरामीटर की, इन एस पैरामीटर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होता है जो VNA उसको बोलते हैं, वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर। अगर हम डिवाइस नेटवर्क में वो लगाएंगे तो हमें एस पैरामीटर्स आराम से मिल जाएंगी। और एस पैरामीटर्स हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है डिवाइस के कंपोनेंट्स के बारे में, इसीलिए हम एस पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक, अब एस पैरामीटर्स की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वेव गाइड जंक्शंस में यही प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले जो एस मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑर्डर n×n। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पोर्ट है दो पोर्ट नेटवर्क है, जो उसकी एस मैट्रिक्स होगी ना वो 2×2 होगी। अगर मेरे पास 3 पोर्ट नेटवर्क है, उसकी एस मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी होगी, वो होगी 3×3। एस मैट्रिक्स कभी 3×4 या 2×3 ये नहीं हो सकती है, ये होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें हमेशा सेम होना चाहिए। 2×2 होगा, 3×3 हो सकती है, 4×4 हो सकती है, 5×5 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पोर्ट। ठीक है, हो गया ये। फिर एक रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए एस मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। मतलब क्या है, अगर मैं ये मेरी एस मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा ना, वो दोनों सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1 1 1 1 है, मैं 1 1 1 1 का ट्रांसपोज लूँगा। ये हो गई रोज, रेड से मैं दिखाऊंगा कॉलम्स, ये हो गई कॉलम। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या हो गया, जो ये रो है ना, रो का 1 1, इसको मुझे कॉलम में लिखना है 1 1 में। इस रो का 1 1 लिखा कॉलम। ये एस मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज है, ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मुझे दोनों एलिमेंट सेम आए ना, समझो ये एस मैट्रिक्स है जो मैं रेड से बना रहा हूँ। तो ये होता है इसका I J I J I J I J I J I J, ये होता है 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। यह है एस, यह है एस ट्रांसपोज। देखो ये भी था, मुझे दोनों की वैल्यू आया ना 1 1 1 1। देखो इसका वैल्यू भी मुझे 1 आया, इसका वैल्यू भी मुझे 1 आया। तो जो मेरा SIJ है, मतलब अगर मैं 1 1 लूँगा तो S11 वही होगा SJI के बराबर। JI का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे J भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल है। समझ गए, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल है ना। तो SIJ होगा SJI के बराबर, मतलब S13 होगा S31 के बराबर, S21 होगा S12 के बराबर,
S11 होगा S11, इसको उल्टा करना है, 13 होगा 31, जैसे ये है 1 ये है 3, ये बनेगा 3 1, 2 है 1 है, ये बनेगा 1 2, 1 है 1 है 1 2। फॉर एग्जाम्पल S41 होगा, वो बनेगा S14। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक लॉसलेस नेटवर्क के लिए एस मैट्रिक्स हमेशा यूनिटरी होती है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का, उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या आएगा। देखो, ये पहले हमें यहाँ पे था लॉस, इस प्रॉपर्टी में लॉसलेस वर्ड लिख के है। लॉसलेस का मतलब क्या हुआ? लॉसलेस नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क विच कांट एब्जॉर्ब और डेसिपेट पावर, दैट इज पावर फ्लोइंग इनटू द डिवाइस मस्ट बी इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड। मतलब क्या? अगर मैंने कुछ पावर यहाँ से भेजा, जो पावर यहाँ से मैंने भेजा ना, वो पावर आधा जाना चाहिए यहाँ, आधा जाना चाहिए यहाँ। यही होता है लॉसलेस नेटवर्क, कुछ पावर लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केसेस। वो दो केसेस किस बेसिस पे हमें बनते हैं? देखो, जो ये पोर्ट है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इसकी कुछ इम्पीडेंस होगी, लोड इम्पीडेंस ZL2, इस पोर्ट की है ZL3। हमने नेट एंटीना और ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है लोड इम्पीडेंस के बराबर, तब बोलते हैं हम डिवाइस इज परफेक्टली मैच्ड। और जब डिवाइस परफेक्टली मैच्ड होता है, वहाँ पे नो रिफ्लेक्शंस होती है। ये हमने प्रूव भी किया है 5th सेम में एंटीना में, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट है ना, यहाँ पे फिर वापस कुछ नहीं जाएगा, जो यहाँ से जा रहा था वो यहाँ पे रहेगा, वापस कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं कि लोड परफेक्टली मैच्ड है, हो गया पहला केस। लोड परफेक्टली मैच नहीं है, हो गया नॉट मैच्ड, हो गया दूसरा केस। अब जब और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो ये पहला पोर्ट है ये परफेक्टली मैच्ड है, तो मतलब जो इससे रिफ्लेक्शन होगी वो ऑलरेडी जीरो है, तो ख़त्म ये। तो यहाँ से जो पावर गया, अब वो कुछ चला जाएगा यहाँ, कुछ चला जाएगा यहाँ। हम पहला केस देख रहे हैं कि जब दोनों लोड मैच्ड है। ठीक है, रुको मैं सारा मिटाता हूँ। देखो यहाँ येलो से मैं दिखा रहा हूँ, ये गया यहाँ, अब ये जा रहा है यहाँ, ये जा रहा है यहाँ। अब हमने बोला कि ये तीनों के तीनों पोर्ट परफेक्टली मैच्ड है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे, यहाँ से कुछ वापस आना चाहिए, यहाँ से कुछ वापस आना चाहिए, ब्लू वाला, मगर अब ये परफेक्टली मैच ना, ये ब्लू वाला वापस ही नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, ये अगर P1 है, ये अगर P1 है, ये अगर P3 है और ये P2 है, तो P1 किसके बराबर आएगा यहाँ पे? P2 प्लस P3, राइट? क्योंकि ये जो पावर गया, ये आधा इधर गया, आधा इधर गया, तो P1 इंसिडेंट, P1 हमारा इंसिडेंट पावर है। यहाँ पे हमारा सोर्स लगा है, तो ये इंसिडेंट जंक्शन है, तो P1 आ गया बराबर दिस प्लस दिस। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या होगा? अब ये परफेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, देखो आप क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से ये आया, ये कुछ चला गया यहाँ, कुछ चला गया यहाँ, अब यहाँ से कुछ वापस आ रहा है, यहाँ से कुछ वापस आ रहा है। अब पावर किसके बराबर होगा? अब पावर होगा, जो ये P1 होगा ना, वो P2 प्लस P3 के बराबर तो होगा ही। जो ये येलो से यहाँ जा रहा है, जो येलो से यहाँ जा रहा है, प्लस क्या होगा? जो ये वापस आ रहा है, इस प्लस को हम बोलते हैं पावर रिफ्लेक्टेड, पावर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है। हाँ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे। देखो, अब हमें यूनिटरी प्रॉपर्टी क्या थी? ये वाली, ये हमारी यूनिटरी प्रॉपर्टी, एस ट्रांसपोज इंटू एस इज एस ट्रांसपोज इंटू एस कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई। तो हमने लिखा S11 S12 S13 S21 22 23 31 32 33। फिर हमने एस ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? जो ये ग्रीन वाला है ना, जो मैंने मार्क किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे। यहाँ था 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे आप क्या आया, यहाँ पे बन गया 1 1 1 2 1 3। ऐसे ये उठा के यहाँ लिखा, ये उठा के ऐसे लिखा, तो ट्रांसपोज बन गया। कॉन्जुगेट का मतलब हो गया ऊपर एक स्टार लगाना। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर मेरे पास A प्लस जे बीटा देके इसका कॉन्जुगेट होगा A माइनस जे बीटा, तो कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन एस ट्रांसपोज और एस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे एस ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, ये है एस कॉन्जुगेट की मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, देखो आप, ये इसका है, ये देखो, ये होता है रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2
कॉलम 3, ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ये 1 कहाँ पे है? ये कॉलम 1 और रो 1 पे आ रहा है, कॉलम 1 और रो 1 पे। ये 1 कहाँ आ रहा है? कॉलम 2 रो 2 पे। ये 1 कहाँ आ रहा है? कॉलम 3 और रो 3 पे। ठीक, अब जो ये ज़ीरोज़ है ये कहाँ आ रहे हैं? ये चलो ये मैं यहाँ आगे दिखाऊंगा। देखो अब हमने देखा जो ये 1 है ना, ये आ रहा है मुझे कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2 और कॉलम 3 रो 3 पे। तो हम यही करेंगे, हम कॉलम 1 को रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैंने ये है ना, ये रेड कलर से दिखाया है, दिस इज़ रो 1 एंड दिस इज़ कॉलम 1, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, S11 इंटू S11 का कॉन्जुगेट, ठीक, प्लस S21 इंटू S21 का कॉन्जुगेट प्लस S31 इंटू S31 का कॉन्जुगेट। ठीक, वो होगा किसके बराबर? 1 के बराबर। अब हमें मैथ में पता है, अगर हमारे पास x होता है, x इंटू एक्स कॉन्जुगेट होता है ना, वो होता है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे S11 और S11 का कॉन्जुगेट, तो वो किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ S11 स्क्वायर के। S21 होगा मॉड S21 के स्क्वायर, S31 होगा मॉड S31 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे ये पिंक से इसने किया है, पिंक से है रो 2 एंड कॉलम 2, वो क्या आएगा? S12 इंटू S12 कॉन्जुगेट, S22 इंटू S22 कॉन्जुगेट, S32 इंटू S32 कॉन्जुगेट, वो लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर उसको भी मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, x इंटू एक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ग्रीन से दिखाया ये और ये, इनको भी मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे ये आ गए। ठीक, अब इसको हम इन जनरल कैसे, इसको मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को? इसको मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ, देखो जब मेरा आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर मतलब देखो ब्लैक से मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये होता है, यहाँ पे लिख के ही होगा ना, ये देखो आई जे के बराबर क्या हो गया? यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, मतलब ये आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है। जब आई इक्वल टू जे है, हमने अभी देखा तब वैल्यू क्या है यहाँ पे? इन यहाँ पे था ना 1 1 2 2 3 3, तब वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमने देखा जब आई जे के बराबर है तब वैल्यू 1 है, तो ये 1 फिर मल्टीप्लाई किसको करके आया? S11 S21 S31 को। तो सॉरी इस ये इनको S11 और S11 कॉन्जुगेट को, S21 S21 कॉन्जुगेट को, S31 S31 कॉन्जुगेट को। तो मैंने लिखा, पहले मैंने S लिया और मैंने S कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, उनका वैल्यू आया 1। फिर K और I लिखा यहाँ पे। K क्या है? K हमारा है पोर्ट, हमारा पोर्ट कितना है? तो फॉर एग्जांपल मेरा 2 पोर्ट है, तो सबसे पहले पोर्ट 1 के लिए आएगा यहाँ पे 1, K का वैल्यू आएगा पहले 1। देखो ये के अगर पहला इफ़ हम पहले पोर्ट पे है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब आई जे का वैल्यू क्या है? या तो ये 1 1 होगा, या तो ये 2 2 होगा, या तो ये 3 3 होगा। तो अगर ये 1 1 होगा, ठीक, हो गया के का पहला, फिर के चेंज होके ये समेशन है ना, पहले के 1 था, अब के हो जाएगा 2। अब या तो ये 1 होगा, या तो ये 1 होगा, फिर या तो ये 2 होगा, या तो ये 2 होगा। तो ये कॉम्बिनेशन सारी हमारी यहाँ पे इन 3 केसेस में बन गई और ये आ गया हमें 1 के बराबर। अब जब आई जे के बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे है 1 2, आई है ये, जे है ये, मत है बराबर। 1 और 3 भी नहीं बराबर है, 2 और 1 वो भी बराबर नहीं है, 2 और 3 भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। वहाँ पे वैल्यू क्या है? वहाँ पे वैल्यूज़ है 0। ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यूज़ है हमारे सारे 0, तो वहाँ पे मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब अभी मैंने कहा था, अब अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन 1, इसको उठा के मैंने, समझो ये है, इसमें मेरे पास क्या है? इक्वेशन 1 में S11 है, S21 है, S31 है। ठीक, अब मुझे पता है, मैंने अभी बोला कि जो एस पैरामीटर होते हैं वो होता है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड बाई इंसिडेंट। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हो गया, ऊपर बी वाले होते हैं रिफ्लेक्टेड और ए वाले होते हैं इंसिडेंट। अब जो ये वाला है, ये हमारा कौन सा है? हम अभी पहले ही पोर्ट पे है ना, देखो ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 3, ये है 1। इसको याद रखना, जो ये, एक सेकेंड, जो पहला वाला टर्म होता है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिफ्लेक्टेड टर्म, जो दूसरी वाली टर्म होती है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंसिडेंट टर्म। ठीक, देखो यहाँ पे है 1,
यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, मतलब इंसिडेंट सब में 1 है, मतलब इंसिडेंट सब में A1 है और रिफ्लेक्टेड है पहले 1 फिर है 2 फिर है 3। देखो रिफ्लेक्टेड है पहले 1 फिर है B2 फिर है 3 B3, मगर इंसिडेंट तीनों में सेम है A1 A1 A1। तो जब मैंने ये S11 S1 S21 और S31 के वैल्यूज़ पुट किए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, B1/A1, ये है ना मॉड ऑफ S11 स्क्वायर है, तो ये बनेगा इसका मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सब में से मैं कॉमन लिया, फिर कॉमन से इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो वहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अब इसको बोथ साइड्स किया डिवाइड 2 से, तो ये बनेगा B1/2 B2/2 B3/2 इज इक्वल टू A1/2। अब हमारा हमने पहले का जो पोर्ट 1 है हमारा, जहाँ पे पावर इंसिडेंट है, वो हमारा परफेक्टली मैच्ड है। किधर गया ये मैंने कहा था ये पोर्ट जो है ये परफेक्टली मैच्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। इसका मतलब B1 हो गया 0, तो B1 हो गया 0, ख़त्म B1। अब वहाँ क्या बचा, A1/2 इज इक्वल टू B3/2 और B2/2। जब भी हम किसी वेव के स्क्वायर को डिवाइड बाई 2 करते हैं वहाँ पे हमें पावर मिलता है। इसकी पूरी डेरिवेशन है जो हमें नहीं करनी है, बस याद रखना है अगर हम किसी वेव के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 से हमें पावर मिलेगा। अब A है A²/2, A कॉरेस्पॉन्ड्स इंसिडेंट, तो ये इंसिडेंट पावर है। B कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिफ्लेक्शन, अब ये रिफ्लेक्टेड पावर नहीं होगा, ये हमारा पावर जो डिलीवर हो रहा है आगे जा रहा है, ये होगा B2 होगा हमारा उसके बराबर। तो यहाँ से हमें प्रूव क्या होता है, देखो इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर डिलीवर्ड, इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर डिलीवर्ड, जो कि हमारी प्रॉपर्टी बोल रही थी। देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, प्रॉपर्टी बोल रही थी कि जो ये पावर है ये डिलीवर होता है आधा यहाँ आधा यहाँ। कहा था ना मैंने P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3, तो यहाँ पे वो प्रूव हो गया कि इंसिडेंट पावर इज P1 इज इक्वल टू सम ऑफ पावर डिलीवर्ड टू 2 and 3, मतलब P2 प्लस P3। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव की। हमारी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हमें अच्छे से प्रूव करना है, तो ये मुझे लगता है इसी वीडियो में करते हैं। आप इसके लिए एक और वीडियो कहाँ बनाएंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लेंथ ऑफ पोर्ट ऑन एस पैरामीटर। देखो अगर हमारे पास ये पोर्ट था, ये एक पोर्ट, ये है पोर्ट, इसके मैंने एस पैरामीटर निकाले तो निकल गए, ठीक। अगर अब मैंने एक पोर्ट को खींच के लंबा कर लिया बाय लेंथ ऑफ LN, तो क्या होगा वही हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख के है, तो ये आंसर लिख के कि क्या होगा और हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास ये डिवाइस था जो ये ग्रीन से है ना, ग्रीन वाले हिस्से को अभी निगलेक्ट करो, ठीक है। ग्रीन वाला जैसे अभी है ही नहीं, तो यहाँ A1 गया, यहाँ A1 गया, यहाँ B1 गया, यहाँ A3, यहाँ B3, यहाँ A2 इंसिडेंट है, B2 रिफ्लेक्टेड है, यहाँ AN इंसिडेंट है, BN रिफ्लेक्टेड है। तो हमें पता है एस पैरामीटर, अब हम पोर्ट N को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पोर्ट N के एस पैरामीटर क्या होंगे, सॉरी रिफ्लेक्टेड है BN, इंसिडेंट है AN, ठीक। अब क्या होगा, अब मैंने जब इसको एक्सटेंड किया तो नए यहाँ पे नए ये आएंगे एस पैरामीटर, वहाँ पे बनेगा SNN डैश, वो होगा BN डैश डिवाइडेड बाई AN डैश के बराबर। अब हमें रिलेशनशिप यहाँ एम है हमारा निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन SNN एंड SNN डैश के बीच में क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगी, अब हमें वही देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखो, अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन लेंगे, ये ट्रांसमिशन थ्योरी से हमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, ठीक है। यहाँ पे वेव इंसिडेंट है AN, ठीक। यही वेव यहाँ पे पहुँचेगी AN से, मगर इसमें एक AN और जो यहाँ पे AN है ना अभी, ये हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का, ये एम्पलीट्यूड जो वेव का है ये उठ के डायरेक्ट यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड आ जाएगा, बस यहाँ पे एक वेरिएशन आएगी कि ये डिले हो जाएगा बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। इस डिले को बोलते हैं फेज डिले। इसको कुछ टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो उसकी वजह से वहाँ पे फेज डिले जनरेट होता है। क्या होता है, फेज डिले। जो ये फेज डिले होता है ये हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द टर्म e⁻j बीटा ln से। तो दिस टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फेज डिले, ठीक है। देखो आप यहाँ पे इस पोर्ट पे ये था AN, ये है AN, ये है AN डैश, ये है AN, ये ट्रैवल कर रहा है ना यहाँ से यहाँ, तो इसमें डिले क्या आएगा, इसमें डिले आएगा
ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, मैं डिले है कुछ बाई दिस टर्म, ठीक। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये नोट करो, यहाँ ए एन जा रहा था और यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से बी एन जा रहा है इसकी तरफ, बी एन इज गोइंग टू बी एन डैश, यहाँ ए एन डैश वॉज गोइंग टू ए एन, तो डिले आया था हमें क्या, डिले आया था ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश ई की पावर दिस। अब बी एन जा रहा है बी एन डैश की तरफ, तो डिले किस में आएगा, इसमें, तो बी एन डैश कितना आएगा, बी एन इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा एल एन, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे है ए एन डैश बी एन डैश बी एन, क्योंकि ये था ए एन डैश जा रहा था ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे है बी एन और बी एन डैश जा रहा है बी एन की तरफ, ठीक है। अब हमें एस एन एन किसके बराबर, एस एन एन डैश था बी एन डैश बाई ए एन डैश, तो जो ये इक्वेशन है, ये तो ए एन इज इक्वल टू आया, मैं इस ई की पावर माइनस जे बीटा एल को डिवाइड करूँगा यहाँ, तो जब एक्सपोनेंट जाता है वहाँ पे तो माइनस की साइन हो जाती है प्लस में चेंज, तो ए एन डैश किसके बराबर बनेगा, ए एन ई की पावर प्लस जे बीटा एल एन, तो ये ऐसे बनेगा, ये माइनस था ना यहाँ, इसको जब मैं वहाँ डिवाइड बोलूँगा ये प्लस बन जाएगा, तो ए एन आ गया मुझे इसके बराबर। अब एस एन एन डैश किसके बराबर आया, बी एन डैश डिवाइडेड बाई ए एन डैश, बी एन डैश मेरा किसके बराबर है, पी एन ई की पावर माइनस जे बीटा एल एन डिवाइड बाई ए एन डैश मेरा किसके बराबर है, ए एन ई की पावर प्लस जे बीटा एल एन। अब देखो जो बी एन बाई ए एन है ये किसके बराबर होगा, एस एन एन के बराबर, तो एस एन एन डैश इज इक्वल टू एस एन एन क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड ऑफ एन डिवाइड बाई इंसिडेंट ऑफ एन, तो हो गया एस एन एन इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा एल एन इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा एल एन। बेसिस आर, ये दोनों सेम है, डिवीजन में है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन, तो ये बनेगा एस एन एन बनेगा ई, अब सॉरी यहाँ बेसिस है सेम, तो पावर्स हो जाएगी ऐड, ये है ई की पावर माइनस, ये डिनोमिनेटर था इसको मैंने ऊपर चढ़ाया, ये भी बन गया ई की पावर माइनस, तो ये क्या बनेगा एस एन एन इंटू ई की पावर माइनस 2 टाइम्स जे बीटा एल एन, माइनस जे बीटा एल एन माइनस जे बीटा एल एन हो गया माइनस 2 टाइम्स जे बीटा एल एन, तो एस एन एन डैश इज एस एन एन इंटू ई की पावर माइनस जे 2 बीटा एल एन। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में यही लिखा था, स्टेटमेंट जो यहाँ लिख के है ना, कि इसमें क्या होता है ई की पावर माइनस जे 2 बीटा एल एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारा एस पैरामीटर कंक्लूड होता है यहाँ पे।